गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय गुप्ता। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा कल का जो टॉपिक चल रहा था वो था महासागरों के नितल उच्चावच, यानी कि बॉटम रिलीफ ऑफ द ओशियंस, है ना। तो उसी कड़ी में आज पहला जो है हम नितल उच्चावच पढ़ रहे हैं वो अटलांटिक महासागर के नितल उच्चावच, यानी कि बॉटम रिलीफ ऑफ द अटलांटिक ओशियंस, है ना। तो देखिए आपके सामने मैंने एक चित्र बना रखा है, मैप बना रखा है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है और अफ्रीका है। तो देखिए ये पूरा महासागर है, अटलांटिक महासागर जो इसमें फैला हुआ है पूरा। इसके बीच में एक देखिए ये मध्य अटलांटिक कटक है जो इस महासागर में हर स्थान पर मध्य स्थिति में बनी रहती है ना। तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं, जो आपका अटलांटिक महासागर है इसका क्षेत्रफल कितना है। 820 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। लगभग 8 करोड़ 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और एस अक्षर की भांति है। देखिए एस अक्षर के रूप में फैला हुआ है। देखिए इस महासागर की उत्पत्ति कब हुई थी? जब एक समय पर ये क्या था कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, आपस में ये सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे। परंतु जब इनका विखंडन हुआ तो बीच में जिस महासागर का उदय हुआ उस महासागर को कहा जाता है अटलांटिक महासागर, या आंध्र महासागर भी कहते हैं इसको, है ना। आंध्र महासागर भी कहते हैं। तो देखिए इसमें कई सारी विशेषताएं हैं इसकी बॉटम रिलीफ में, है ना। तो देखिए इसमें पहले और भी कई विशेषताएं हैं। तो देखिए मध्य अटलांटिक कटक की उपस्थिति तो है ही इसमें। इसके बाद देखिए ये जो महासागर है ये भूमध्य रेखा की तरफ सिकुड़ा हो जाता है और दक्षिण में जाने पर ये चौड़ा होता जाता है। इसके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, अफ्रीका और अमेरिका के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। यहाँ पर ये 5900 किलोमीटर चौड़ा है, क्योंकि उत्तर में जाने पर भी 40 डिग्री अक्षांश के पास, उत्तरी अक्षांश के पास ये काफी चौड़ा है। परंतु फिर उत्तर में जाने पर ये सकरा होने लगता है। ये महासागर जो है वो सकरा होने लगता है क्योंकि स्थल भाग दोनों पास आने लगते हैं। तो देखिए इस वजह से क्या है, ये एस आकृति के रूप में धारित किए हुए फैला है ना। तो देखिए इस महासागर का जो 24% भाग है वो 4800 मीटर से कम गहरा है। तो देखिए इस महासागर में कई सारी चीजें हैं, जैसे क्या है, महासागर के नितल है ना। और इसके बाद आपके महाद्वीपीय मंग तट है, मंग ढाल है ना, और कटक है, और इसके अलावा बेसिन है, इसमें द्रोणियां भी हैं, मध्य महासागरीय कटक भी है इसमें, है ना। कई सारे द्वीप हैं, कई सारे इसमें सीमांत सागर हैं, कई सारी इसमें खाड़ियां भी हैं, है ना। हम उन सबको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए महाद्वीपीय मंग तट। तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो महाद्वीपीय मंग तट है वो काफी चौड़े हैं और लगभग 400 किलोमीटर तक चौड़े ये पाए जाते हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप के भाग में भी ये मंग तट यहाँ पर चौड़े हैं। जबकि ब्राजील के देखिए चैलेंजर उभार के पास में यहाँ पर क्या है, मंग तट पतले होते गए हैं। और इसके अलावा अफ्रीका के पश्चिमी भाग में भी देखिए आप मंग तटों की चौड़ाई काफी कम मिलती है। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि मंग तटों की चौड़ाई समीपी धरातल पर निर्भर करती है कि समीपी धरातल कैसा है, पहाड़ी है तो वहां पर मंग तटों की चौड़ाई कम पाई जाएगी, और जहां पर धरातलीय मैदानी है तो वहां पर मंग तटों की चौड़ाई अधिक पाई जाएगी। इसलिए देखिए उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर काफी चौड़े चौड़े मंग तट पाए जाते हैं, काफी विस्तृत मंग तट जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप के भागों में भी काफी चौड़े चौड़े मंग तट पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए मध्य अटलांटिक कटक, ये भी जो है एस की आकृति में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। लगभग 14,400 किलोमीटर की लंबाई में एस की आकृति में यह मध्य महासागरीय कटक फैली हुई है। देखिए इस मध्य महासागरीय कटक की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए रचनात्मक प्लेट किनारों का सहारा लिया जाता है। कि जहां पर क्या होता है, रचनात्मक प्लेट किनारे मतलब दो प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच के स्थान से मैग्मा उभरकर बाहर आता है और उससे फिर कटक का निर्माण हुआ है। तो इसी वजह से क्या है, आज भी इस महासागर का फैलाव हो रहा है और ये खुल रहा है, और मध्य महासागर कटक से जो निरंतर लावा का प्रवाह हो रहा है और ये लावा उद्वेलित होकर जो है सागर की सतह पर ऊपर आता है। सागर से सतह से ऊपर तो नहीं आ पाता और नीचे रहता है, परंतु ये ऊपर आता है और इस मध्य महासागरीय कटक का निर्माण आज भी हो रहा है ना। तो देखिए इसके कई भाग हैं। इसके भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को हम डॉल्फिन उभार कहते हैं और दक्षिणी वाले भाग को हम चैलेंजर उभार कहते हैं। इसलिए इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, उत्तरी मध्य अटलांटिक कटक और दक्षिणी मध्य अटलांटिक कटक, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसके उत्तरी भाग में
जब हम 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास जाते हैं, 40 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में, तो वहां पर इस कटक के दो भाग हो जाते हैं। एक भाग जो है स्कॉटलैंड और ग्रीनलैंड के मध्य चला गया है, जिसको आइसलैंड के मध्य चला गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, विवेल थॉम्सन कटक कहते हैं। और इसकी एक शाखा जो है वो न्यू फाउंडलैंड तट है, ये अमेरिका का न्यू फाउंडलैंड तट है, इसकी ओर चला गया है ना। तो इसके दक्षिण और ये ग्रीनलैंड के दक्षिण में भी फैला हुआ है, इसको हम कहते हैं टेलीग्राफिक पठार। इसका कहते हैं, इसको टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। और इसके अलावा चैलेंज उभार जो दक्षिण में है, इसी उभार की ये शाखा जो दक्षिण में काफी नीचे तक 50 डिग्री अक्षांश तक चली गई है, जहां पर इसे भारत अटलांटिक कटक कहते हैं, है ना। और इसकी एक शाखा जो है अफ्रीका के पश्चिम तक चली गई है, जिसको हम वाल्विस कटक के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वाल्विस कटक जा रही है ना। तो इस आधार पर इसमें कई सारी द्रोणियां भी हैं। तो कौन कौन सी द्रोणियां हैं आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए आप लेब्राडोर द्रोणी है, जो उत्तरी ग्रीनलैंड के मध्य है ना। ग्रीनलैंड और न्यूफाउंडलैंड उभार के मध्य है, तो उसको कहते हैं लेब्राडोर द्रोणी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप और भी कई सारी द्रोणियां हैं, जिसमें क्या है, उत्तरी अमेरिकन द्रोणी है, ये उत्तरी अमेरिकन बेसिन है, ये इसके पूर्वी तट पर पाया जाता है ना। द्रोणी मतलब होता है गड्ढा, काफी गहराई वाला, लगभग 5,000 मीटर की गहराई पर ये द्रोणियां फैली हुई है लगभग, है ना। और इसके बाद है ब्राजील द्रोणी है, ब्राजील के पास में, है ना। और इसके अलावा केप वर्डे द्रोणी है ना। गायना द्रोणी है, अंगोला द्रोणी है, ये अंगोला पश्चिमी अफ्रीका के तट पर, है ना। कनारी द्रोणी है ना। और इसके अलावा और भी कई द्रोणियां इसमें, केप अग्लुवास द्रोणी है। तो ये सब द्रोणियां इसमें पाई जाती हैं। द्रोणियां जो है कोई 4,000 मीटर से गहरी है ना, कोई 5,000 मीटर से गहरी है। इसके अलावा इस अटलांटिक महासागर में कई सारे गर्त भी हैं। लगभग अभी तक 19 गर्तों का इस महासागर में पता लगाया गया है, जो कि 3,000 फैथम से अधिक गहरे हैं। उसमें सबसे गहरा है आपका साउथ सैंडविच ट्रेंच, यानी दक्षिणी सैंडविच गर्त है, ये सबसे गहरा है। इसके अलावा रोमांसे गर्त है, ये भी इसका काफी गहरा गर्त है, साउथ सैंडविच गर्त है। इसके अलावा इसमें कई सीमांत सागर भी हैं, जैसे बाल्टिक सागर है ना। और क्या है, कैरिबियन सागर है जो फैला हुआ है ना। इसके अलावा और उत्तरी सागर है, ये फैला हुआ है जो, और बेफिन की खाड़ी और हडसन की खाड़ी, गल्फ ऑफ हडसन भी है इसमें। तो कई प्रकार की इसमें खाड़ियां भी हैं और कई प्रकार की इसमें सागर भी हैं, है ना। रूम सागर भी है, देखिए ये भी फैला हुआ है ना। तो अफ्रीका के पश्चिमी ऊपरी तट पर ये फैला हुआ है, यूरोप के दक्षिण में बीच में ये फैला हुआ है। हालांकि रूम सागर जो है वो अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है, और जिब्राल्टर जल संधि के तहत इसका मिलन जो है इस अटलांटिक महासागर से होता है ना। तो इस प्रकार ये आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर के नितल उच्चावचों का डिस्क्रिप्टिव वर्णन है। इसके अलावा देखिए इसमें और भी कुछ चीजें हैं। इसके अलावा इसमें और भी गर्त है, जैसे पोर्टरिको गर्त है, इसमें रोमांसे गर्त है, वर्ल्डिगिया गर्त है, मोसले गर्त है, बुकनान गर्त है और चुन गर्त है। इसके लिए काफी फेमस गर्त है। इसके बाद देखेंगे हम, कल हम दूसरे महासागर की द्रोणियों को देखेंगे, जिसमें क्या है, हमारा प्रशांत महासागर के नितल उच्चावच, और उसके बाद है हिंद महासागर के नितल उच्चावच। तो उनको क्रम से हम धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।